हम लोग क्लास 10 के भूगोल का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें खंड क और खंड ख पढ़ना था। खंड क का 6 चैप्टर था जो कि कंप्लीट कर चुके हैं, और खंड ख में 6 चैप्टर है जिसमें 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज 5वां चैप्टर होगा। तो 5वां चैप्टर में पढ़ना है आपदा काल में वैकल्पिक संचार संचार व्यवस्था। मतलब वैकल्पिक संचार मतलब क्या कि जो ऐसे नॉर्मल संचार होता है, बातचीत होता है एक दूसरे से, उसको छोड़कर अलग। कहने का मतलब ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन से बात करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन को छोड़ के अलग ऐसे हम लोग और कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपको सारे वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में जाने के लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक के थ्रू प्लेलिस्ट में जाकर आप सारा वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, इस धारा पर छोटी बड़ी आपदाएं होती रहती है। मतलब छोटा बड़ा आपदा होते रहता है। आपदा मतलब क्या, मुसीबत। आप विभिन्न संचार माध्यमों से दिन प्रतिदिन वाली आपदाओं की जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। तो हम लोग क्या होता है कि जो भी संचार है, जैसे टीवी चैनल हो गया, ठीक है, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सब से हम लोग को आपदा के बारे में जानकारी मिलती रहती है। ठीक है, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़, सुखाड़, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन, हिमस्खलन, शीतल शीतलहर जैसी, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो ये सब की जानकारी हम लोग को मिलते रहती है। कैसे, तो बहुत सारे संचार व्यवस्था है, संचार का माध्यम है, टीवी चैनल हो गया, न्यूज़ चैनल हो गया, ये सबसे हम लोग को सबकी जानकारी मिलती रहती है। अगर भारत जैसे देशों को बात करेंगे तो भारत जैसे देश में विशेष रूप से ऐसी आपदाओं का बड़ा सामना करना पड़ता है। ये सब आपदा का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। बाढ़, सुखाड़ क्या है, भारतीय मानसूनी की जलवायु पर एक विशेषता और अनिश्चितता का मतलब हमेशा क्या होता है कि कहीं पर बाढ़ हो जाता है, कहीं पर सुखाड़ होता है। तो ये भारत में होते रहता है हमेशा। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। भारत में चक्रवात प्रभावित क्षेत्र पूर्वी तटीय भाग। पूर्वी चक्रवात कहाँ पे आता है, तो पूर्वी तटीय भाग और तटीय क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास आता है। भारत में बाढ़ का बड़ी नदियों की घाटियाँ जैसी गंगा, महापुत्र ये सबसे बाढ़ आता है। ठीक है, भारत में 56% भू क्षेत्र भूकंप प्रभावित है। कहने का मतलब भारत का अगर पूरा भू क्षेत्र का बात करेंगे तो उसमें से 56% भू क्षेत्र पर भूकंप आते रहता है। भारत में 16 राज्यों के 16% भाग सूखा के चपेट में रहता है। 16 राज्यों में 16% भाग क्या होता है, सूखा के चपेट में रहता है, वहाँ पर सुखाड़ हो जाता है। ठीक है, जिससे खेती वगैरह नहीं हो पाता है। भारत में भूस्खलन हिमालय क्षेत्र में एवं पश्चिमी घाट में अधिक होता है, और हिमस्खलन भी हिमालय के क्षेत्र में अधिक होता है। तो ये भूस्खलन, हिमस्खलन हिमालय के क्षेत्र में अधिक होता है। तो आपदा प्रभावित क्षेत्र सामान्य संचार व्यवस्था क्षतिग्रस्त हो जाती है। होता क्या है ना, जब आपदा आती है ना, तो वहाँ पर जितना भी सामान्य क्षतिग्रस्त मतलब जितना भी सामान्य संचार का व्यवस्था रहता है, सब क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, सब बर्बाद हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, आपदा के टाइम में किसी को कॉल करते हैं, कॉल करके बताना चाहते हैं, तो उस टाइम क्या हो जाता है कि उस टाइम क्या होता है, जो वायरलेस वगैरह रहता है, टावर वगैरह रहता है, वो सब क्या होता है, खत्म हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो हम लोग किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो इसके वजह से क्या है कि हम लोग कुछ ऐसा संपर्क मतलब संचार ढूंढना पड़ेगा जिससे ये सब क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी हम किसी से संपर्क कर पाए। तो उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, सूचनाओं का आदान प्रदान संपर्क के टूट जाने से राहत बचाव के कार्य में बाधित आ जाती है। कहने का मतलब कि अगर संपर्क का टूट जाएगा, बातचीत किसी से नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, अब राहत बचाव के लिए हम किसी को कॉल वगैरह नहीं कर सकते हैं। अब कॉल वगैरह करेंगे नहीं तो राहत बचाव होगा कैसे, तो ये सब समस्या आ जाता है। इसका व्यापक रूप क्या है, उसी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सामान्य संचार व्यवस्था का बाधित होने के कई कारण हैं। इसके बहुत सारा कारण है, उसको प्रमुख दिया हुआ है। टेबल टूट जाना, जो टेबल वगैरह होता है घर का, वो टूट जाता है। केबल टूट जाना, केबल मतलब क्या, जो घर का फ़ोन होता है, तो फ़ोन का जो तार वगैरह होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। जिससे क्या हो जाता है कि हम लोग दूसरे से संपर्क नहीं कर पाएंगे।
बिजली आपूर्ति मतलब बिजली क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, उसमें बिजली उस समय चालू रहता है, बिजली क्या होता है, बंद कर दिया जाता है। संचार भवनों को ध्वस्त होने पर संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना होता है। जो संचार भवन होता है जहाँ पे संचार की सुविधा उपलब्ध होती है वो सब क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। ट्रांसमिशन टावर, जो टावर वगैरह होता है, हम लोग टावर के थ्रू हम लोग क्या होता है कम्युनिकेशन हो पाता है ना, टावर क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो ये सब क्षतिग्रस्त होने के कारण हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं लोगों से। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ ऐसा ही हुआ था कब, 2 अगस्त 2008 को, जब नेपाल में कुसाहा के पास कोसी बांध टूट जाने के कारण उत्तरी बिहार के कोसी क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आ गई थी। इस बाढ़ के कारण प्रवाही क्षेत्र में व्यापक विनाश हुआ था। ठीक है, टेलीफोन केंद्रों और जलमग्न होने, जलमग्न मतलब जल जहाँ जमाव हो जाता है, ठीक है, अथवा तारों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण सड़क रेल संचार बाधित हो जाने के कारण अनेक जिला मुख्यालय, राज्य मुख्यालय और आसपास के जिलों का संपर्क टूट गया। इसके कारण क्या हुआ कि आसपास के जिले से संपर्क टूट गया। अब राहत बचाव कार्य जुड़ी हुई तत्कालिक व्यवस्था प्रभावित हो गई। अब हम लोग जो तत्कालिक व्यवस्था होना चाहिए था राहत बचाव के लिए वो हम लोग को व्यवस्था नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्या हुआ कि ट्रेन और रेल आने की सड़कें तो बर्बाद हो गई, टेलीफोन वगैरह का तार वगैरह सब टूट गया, टावर वगैरह सब बर्बाद हो गया, तो हम लोग कैसे किसी से संपर्क कर सकते हैं। तो हम लोग को कोई भी सहायता नहीं मिल पाती है उस स्थिति में। क्या आप जानते हैं कुशहा कुशहा के नज़दीक कोसी बांध क्षतिग्रस्त होने के उपरांत संचार के सभी साधन समाप्त हो चुके थे। संचार मतलब कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करने की सुविधा समाप्त हो चुके थे। इस आपदा में 16 जिले और कितना 92 प्रखंड और 1598 गांव प्रभावित हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था। ठीक है, लगभग 27 लाख लोग बेघर हो गए थे। इसमें क्या हुआ था, 27 लाख लोग बेघर हो गए थे और 1.6 लाख हेक्टेयर भूमि फसल नष्ट हो गई थी। आज समय में आप सामान्य स्थिति में भी दूरसंचार के बिना दैनिक जीवन व्यवस्था को चलाने का कल्पना नहीं कर सकते। मतलब आज के डेट में कोई भी हम लोग दैनिक जीवन चलाने के लिए क्या होता है, दूरसंचार होना चाहिए, मतलब बातचीत करने की सुविधा होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग कोई भी चीज़ कर सकते हैं। आपदा के प्रकोप के समय जब दूरसंचार के नितांत आवश्यकता होती है तो संचार के सभी सामान्य माध्यम समाप्त हो जाती है, उस टाइम सब बर्बाद हो जाता है आपदा के समय, जिसके कारण प्रवाहित क्षेत्र अत्यंत दयनीय स्थिति हो जाती है। जहाँ पे प्रवाहित होता है, जहाँ पे आपदा आता है, ठीक है, वहाँ पे सब बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है, बहुत खराब स्थिति हो जाती है। ऐसी अवस्था में वैकल्पिक संचार की माध्यमों की द्वारा ही प्रवाहित क्षेत्रों में संपर्क स्थापित किया जा सकता है। अब यहाँ पर ही वैकल्पिक संचार माध्यम का उपयोग किया जाएगा जिससे कि सारा समस्या दूर हो जाए। ठीक है, तो वैकल्पिक संचार माध्यम के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या है। अभी संचार सर्वाधिक लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन सेवा है। अभी संचार संसाधन क्या है, टेलीफोन सेवा है। टेलीफोन से हम लोग बात करते हैं जिससे पब्लिक स्टीवेज टेलीफोन नेटवर्क मतलब PSTN ध्वनि, फैक्स और डाटा के संप्रेषण एवं प्राप्ति के द्वारा सभी सरकारी एवं निजी कार्यों, थानों, अग्निशमन केंद्रों, अस्पतालों और ये सब क्या होता है टेलीफोन के द्वारा ही हम लोग इसको संपर्क कर पाते हैं। कहाँ पे, अग्निशमन केंद्रों में, अस्पतालों में, अधिकांश घरों एवं कारोबारी स्थलों को जोड़ने वाले प्रमुख नेटवर्क है जो कि टेलीफोन से ही हम लोग करते हैं। वर्तमान में मोबाइल फ़ोन का भी प्रयोग सबसे अधिक होने लगा है, लेकिन ये सब क्या हो पाता है कि दुर्भाग्य भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी एवं भूस्खलन जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदा के समय ये सब क्या हो जाता है, सब के सब बर्बाद हो जाता है, कोई काम का नहीं रह जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो और दूरसंचार व्यवस्था प्रभावित होकर काम करना बंद कर देता है। ठीक है, बिजली आपूर्ति का व्यवधान उत्पन्न होने के कारण ऐसे होता है, बिजली वहाँ पर आपूर्ति नहीं हो पाती, ट्रांसमिशन टावरों का क्षतिग्रस्त हो जाना, पुलिस और सिविल प्रशासन के बेतार रेडियो संचार नेटवर्क की प्रभावित हो जाता है और संकट की स्थिति में इस पर क्षमता से अधिक भार पड़ने की वजह से
संचार नेटवर्क में भी रुकावट आ जाती है। मान लो कि अगर काम भी करता है तो उसमें क्या हो जाता है, इतना ज़्यादा भार आ जाता है, इतना ज़्यादा लोड आ जाता है, बहुत लोग कॉल करने लगते हैं, तो उस टाइम भी ये क्षतिग्रस्त हो जाता है, बिना कोई काम का नहीं रह जाता है। ठीक है, नेटवर्क पूरी फेल कर जाती है, तो हम लोग को संपर्क नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं सामान्यतः पूर्ण दक्षता से काम करने वाली PSTN प्रणाली तैयार की जाती है, जिसमें प्रणाली से जुड़े 5% फोन ही एक समय में बात कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, 5% फोन ही एक समय में बात किया जा सकता है, लेकिन संकट की स्थिति में इस प्रणाली को बहुत अधिक भार पड़ता है और नेटवर्क अवरुद्ध हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। अब वैकल्पिक संचार साधन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें पढ़ना है हम लोग को रेडियो संचार। रेडियो संचार से ही हम लोग क्या होता है, ये वैकल्पिक संचार संसाधन है। तो ये कैसे वैकल्पिक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो रेडियो तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, जिसे एंटीना द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब भेजा जाता है, किसके द्वारा, एंटीना के द्वारा। रेडियो में एंटीना लगा रहता है, देखते होंगे आप। रेडियो तरंग निम्न और उच्च, अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होता है रेडियो का, कभी निम्न होता है, उच्च होता है, और अत्यधिक उच्च वाले होते हैं। ठीक है, रेडियो रिसीवर को किसी खास फ्रीक्वेंसी पर रखकर, एक खास फ्रीक्वेंसी हम लोग रखते हैं, हम खास संकेत प्राप्त कर सकते हैं। खास फ्रीक्वेंसी पर रख के खास संकेत मिलता है। देखो, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग प्रकार का चैनल पकड़ता है रेडियो में। हम लोग अगर रेडियो चलाए होंगे तो रेडियो में पता होगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग चैनल पकड़ता है, तो किसी खास फ्रीक्वेंसी पर खास संकेत प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि लंबी दूरी के संपर्क साधने के उच्च फ्रीक्वेंसी की तरंग जरूरी होता है, और बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी वाले तरंगों प्रत्येक कम दूरी 5 से 50 किलोमीटर के लिए किया जाता है। अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी के बैंडों का प्रयोग हाथ वाला वायरलेस कहा जाता है। जो हाथ वाला वायरलेस होता है उसका यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, वाकी टॉकी होता है जो पुलिस वगैरह लोग यूज करते हैं, जैसे बिना तार के यंत्रों का प्रयोग ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इससे हम लोग संपर्क साध सकते हैं, एक दूसरे से संपर्क में रह सकते हैं। तो ये जो टावर होता है, ये टावर पर डिपेंड नहीं करता, ये टावर बर्बाद हो जाएगा तो काम करना बंद कर देगा। तो ये कुछ ऐसा काम करता है कि ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। एमेच्योर या हेम रेडियो, अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि हेम रेडियो क्या होता है। एमेच्योर रेडियो में हेम रेडियो भी कहा जाता है, तो हेम रेडियो भी इसको कहा जाता है। इसके लिए आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, इसके आधारित एक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है, कोई इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती, इस बात को कहा है। वास्तव में हेम रेडियो कुछ विशेष फ्रीक्वेंसी की तरंग का प्रयोग, इसमें भी कुछ विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, जिसके अंतर्गत दूरसंचार के नियमों को अनुसार होती है, जिसका नियंत्रण भारत के संचार मंत्रालय के अधीन। कौन इसको नियंत्रण करता है, तो भारत के संचार मंत्रालय के अधीन इसको नियंत्रित किया जाता है। बेतार आयोजना किसके तहत, तो बेतार आयोजना सामान्य स्कंड का मतलब क्या होता है, सामान्य का मतलब कंधे वगैरह पर रख कर हम लोग इसका यूज करते हैं। निर्धारित नियमों के अनुसार इस फ्रीक्वेंसियों का प्रयोग केवल अनुसंधान के लिए करते हैं और व्यक्तिगत के लिए करते हैं, रिसर्च वगैरह करने के लिए करते हैं और पर्सनल यूज के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इस रेडियो का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, या तो रिसर्च वगैरह करने के लिए, या शिक्षा के लिए, या व्यक्तिगत मतलब पर्सनल यूज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर इमेच्योर शब्द का अर्थ की दिया हुआ है कि इसका मतलब होता है गैर वाणिज्यिक मतलब गैर वाणिज्य, मतलब ये गवर्नमेंट से कोई इसका रिलेशन नहीं रहता है, मतलब कोई भी कमर्शियल कमाने वगैरह के लिए कोई भी चीज़ यूज करते हैं तो ये गैर कानूनी होता है। ठीक है, परियोजनाओं के लिए रेडियो संचार का प्रयोग करना है, इसके संचार के लिए सीमित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके लिए भी एक सीमित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति
जनरेटरों और बैटरियों से किया जाता है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर देखते होंगे बैटरी का यूज किया जाता है रेडियो वगैरह में, तो बैटरी से किया जाता है। तो हमारे देश में लगभग 15,000 लाइसेंस होल्डर एमेच्योर रेडियो ऑपरेट करते हैं। कितना? 15,000। भारत में इसका प्रयोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है कि भारत में यह संचार प्रणाली एक सृजनशील हावी के रूप में विकसित हो रही है। ठीक है, ये सृजनशील हावी के रूप में विकसित हो रही है, हावी हो रही है भारत पर। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा हैम के लिए एक सूक्ष्म तरंग एवं सैटेलाइट का निर्माण किया गया। तो इसको चलाने के लिए क्या, एक सैटेलाइट का निर्माण किया गया। अब ये सैटेलाइट कहाँ पे लगाया जाता है, तो ये उपग्रह की तरह इसको चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ घुमा दिया जाता है। तो ये हमेशा वर्क करते रहता है। अब कोई भी सुनामी वगैरह आएगा तो ये क्या होगा, सैटेलाइट हमेशा ये घूमते रहेगा पृथ्वी के चारों, और ये हमेशा काम करते रहेगा। इमेच्योर अथवा हैम रेडियो के बड़ी प्राकृतिक आपदाओं को अन्य संचार साधनों के अवरुद्ध होने पर भी सफलतापूर्वक कार्य करता है। मतलब ये हमेशा सफलतापूर्वक काम करेगा। इसको कोई भी आपदा आता है तो उससे ये मतलब विनाश नहीं होगा, इसका खत्म नहीं होगा, ये काम करते रहेगा। इस प्रकार से इसे वैकल्पिक संचार माध्यमों के सबसे अधिक प्रयोगशाली अनुभव किया गया है। इसको सबसे अधिक प्रयोगशाली अनुभव किया गया है। 1999 में उड़ीसा में आए भीषण चक्रवात, एक बहुत बड़ा चक्रवात आया था। कहाँ पे? 1999 में उड़ीसा में। और 2001 में गुजरात में भूकंप के दौरान इसका एमेच्योर सेवाकों के प्रशंसनीय सेवा प्रदान की थी। तो ये मतलब स्वयं लोग इसको सेवा प्रदान किए थे, किसका? एमेच्योर का। और इसका यूज करके इसको हम लोग संपर्क साधे थे। जब 2001 में गुजरात में भूकंप आया था तो उड़ीसा में चक्रवात आया था 1999 में। तो अब थोड़ा पढ़ना है उपग्रह संचार के बारे में। ठीक है, तो उपग्रह संचार क्या होता है, तो ये भी क्या होता है कि एक उपग्रह होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि अंतरिक्ष में व्यवहारित उपग्रह कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किया जाता है। देखो आंतरिक जो होता है, तो ये जो मान लो कि ये पृथ्वी है, तो इसके चारों ओर बहुत सारा उपग्रह घूमते रहता है। इसके चारों ओर बहुत सारा उपग्रह घूमते रहता है पृथ्वी के चारों। तो वैसे ही एक उपग्रह का यूज किया जाता है संचार के लिए। ठीक है, इसके संचार के लिए यूज किया जाता है। इसमें भारत में क्या, दूरदर्शन, मौसम विज्ञान और आपदा संबंधित चेतावनी देने की इंडियन नेशनल सैटेलाइट और संसाधनों के खोज एवं प्रबंधन के इंडिया रिमोट से सेटिंग सैटेलाइट शामिल है। तो देखो संचार वगैरह करने के लिए, आपदा संबंधित चेतावनी देने के लिए कौन सा, दूरदर्शन और मौसम विज्ञान का यूज किया जाता है। इसको इंडियन नेशनल सैटेलाइट द्वारा किया जाता है। संसाधन के खोज के लिए, ठीक है, संसाधन वगैरह खोज के लिए, प्रबंध करने के लिए, उसके लिए इंडिया रिमोट सेटिंग सैटेलाइट का भी यूज किया जाता है। तो ये उपग्रह का काम होता है कि जो हम लोग पृथ्वी के चारों तरफ घुमाते रहते हैं। देखो उपग्रह, देखो चांद क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। तो चांद क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। लेकिन हम लोग ये सब उपग्रह जो लगाते हैं इसको हम लोग कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। संचार उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो रिले स्टेशन, जो संचार उपग्रह है जो अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है, तो रेडियो रिले स्टेशन कहा जाता है। ठीक है, काम्ससेटस, सेटकॉम्स, सेटफोन ही है, ये सब मतलब उसका अंदर का नाम दिया हुआ। इसमें सेटकॉम उपग्रह आधारित संचार के लिए और सेटफोन उपग्रह आधारित फोन टर्मिनल के लिए। देखो सेटकॉम का उपयोग क्या होता है, ये वाला उपग्रह किस काम के लिए होता है, तो संचार के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। सेटफोन का उपयोग किस लिए होता है, तो फोन टर्मिनल के लिए, फोन को टर्मिनेट करने के लिए। और संचार उपग्रह सबसे महत्वपूर्ण कार्य मोबाइल और ई कम्युनिकेशन के लिए होता है। मतलब ई कम्युनिकेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, जो बातचीत होता है उसके लिए होता है। ट्रांसपोर्टर निश्चित एक फ्रीक्वेंसी पर बातचीत को पकड़ता है। ये देखो ट्रांसपोर्टर जो है एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर बातचीत के लिए ये पकड़ता है। ठीक है, और
उसे विस्तारित कर अन्य फ्रीक्वेंसी की मदद से पृथ्वी पर वापस भेज देता है। होता क्या है कि पहले ये क्या करता है कि जो हम लोग ट्रांसपोर्टर है ये निश्चित फ्रीक्वेंसी पर बातचीत को पकड़ता है, पकड़ के फिर क्या करता है इसको वापस पृथ्वी पर भेजता है, अन्य फ्रीक्वेंसी को, अन्य फ्रीक्वेंसी पर फिर से पृथ्वी पर वापस भेज देता है। मान लो यहाँ पर उपग्रह है, यहाँ से कोई फ्रीक्वेंसी गया, इसको पहले फ्रीक्वेंसी को ले लिया एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर, अब इसको फिर यहाँ से इधर भेजेगा तो क्या करेगा, एक अलग फ्रीक्वेंसी पर इस साइड इसको भेज देगा। यहाँ से कोई फ्रीक्वेंसी पर कोई इन्फॉर्मेशन भेजा, कोई जानकारी भेजा, तो इसको पहले कैच किया ये उपग्रह, फिर यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचा दिए। इसका यही काम रहता है। यह एक उपग्रह हजारों की संख्या में ट्रांसपोर्टर होते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टर डाटा, टेलीविज़न, इमेज और कुछ ट्रांसमिशनों से प्राप्त करते हैं। किससे किससे प्राप्त करते हैं, तो डाटा से, टेलीविज़न, इमेज से या कुछ ट्रांसमिशनों से प्राप्त करते हैं। इन्हें पुनः प्रसारित करते हैं। इसे पुनः मतलब क्या है, पूरी तरह मतलब पहले से प्रसारित करते हैं। इस प्रणाली में रेडियो रिले स्टेशन तथा संचार उपग्रह, इस प्रणाली में रेडियो रिले स्टेशन और संचार उपग्रह अंतरिक्ष में होते हैं। अंतरिक्ष का मतलब समझ में आ गया, जो कि पृथ्वी के चारों ओर ये जो पार्ट होता है ये सब क्या होता है, अंतरिक्ष होता है। तो अंतरिक्ष में होता है और पृथ्वी पर घटने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा से इसे कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसका यही फायदा है कि पृथ्वी पर कोई भी आपदा होती है, कोई भी नुकसान होता है तो उससे उसका कोई नुकसान नहीं होता है जो अंतरिक्ष में उपग्रह रहते हैं। इसलिए यह विधि आपदा के समय सबसे अधिक विश्वसनीय है, मतलब इस पर विश्वास करने लायक है। आपदा प्रबंधन के सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला संचार साधन क्या है, उपग्रह फोन ही है। उपग्रह फोन इसका नाम दिया गया है, जो कि आपदा के समय ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह फोन बहुत ही विश्वसनीय है, मतलब विश्वास करने लायक है। साफ आवाज़ में डाटा संचार की सुविधा प्रदान करता है। साफ आवाज़ में एक जगह का आवाज़ दूसरी जगह चला जाता है। भारत के सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों और जिलों में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपदाओं से निपटने के लिए पोर्टेबल उपग्रह फोन लॉन्च कर रही है। मतलब हर एक जगह ये उपाय कर रही है, इसका आपदा से बचने के लिए उपग्रह फोन का उपाय हर एक जिलों में, क्षेत्रों में, हर एक जिलों और राज्य में इसका उपाय किया जा रहा है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। इसके बाद हम लोग चैप्टर 6 देखेंगे, जो कि लास्ट चैप्टर होगा भूगोल का, क्लास 10 का। थैंक यू।